नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं अपूर्वा। देश का आम बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है और इसके बाद प्रदेश का बजट पेश होगा। प्रदेश का बजट जनता को राहत पहुंचाए, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्री बजट चर्चा के माध्यम से लोगों से बजट के लिए सुझाव ले रहे हैं। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्योगपतियों से बजट को लेकर चर्चा की। प्री बजट बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बजट के माध्यम से निर्यात बढ़ाने वाले उद्योगों पर सरकार का फोकस रहेगा। रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में उद्योग सरकार को सहयोग देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों से हमें बहुत से सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें वैट और सी फार्म से जुड़े हुए विषय शामिल हैं। हर वर्ष एक हमारा जो स्थायी काम होता है वो अगले वर्ष के लिए बजट ये पेश करना रहता है। केंद्र सरकार का अपना बजट होता है और प्रदेश सरकारों का भी अपना बजट रहता है। 1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट अभी प्रस्तुत होने वाला है और हमने भी एक 20 तारीख के बाद 20 फरवरी के बाद कभी भी हमारा जो बजट का सेशन शुरू होगा उसके बाद प्रदेश का बजट प्रस्तुत करेंगे। हर वर्ष हम बजट से पहले प्री बजट कंसल्टेशंस करते हैं। 8-10 के लगभग ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो जिनका रोल सीधा सीधा रहता है। ऐसे स्टेक होल्डर्स से अलग अलग मीटिंग होती हैं। आज हमने इंडस्ट्री के जो लोग हैं सारे हरियाणा से ही हैं, ज़्यादातर गुरुग्राम फरीदाबाद आसपास के हैं, लेकिन बाकी जगह यमुनानगर, करनाल, पानीपत सबसे आए हुए हैं। तो ऐसे सब बंधुओं से लगभग 2 घंटे हमारी मीटिंग हुई है। बहुत से सुझाव उन्होंने दिए हैं और उन सुझाव के नाते से हमारा डिपार्टमेंट उसका सारा अध्ययन करेगा और कोशिश करेंगे कि जनहित में जितने ज़्यादा सुझाव हैं उसमें लागू किए जा सकें। मोटे रूप से इंडस्ट्री हमेशा अपनी इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए ही सुझाव देती है। सरकार के सामने जो उसका टारगेट होता है वो एक तो एम्प्लॉयमेंट रहता है कि ज़्यादा लोगों को, हमारे प्रदेश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ये उसका हेतु रहता है। दूसरा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतना ही ध्यान देते हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उद्योग ज़्यादा आएगा। उद्योग के नाते से जो उनकी डिमांड्स होती हैं, कुछ सब्सिडीज़ की बात होती है, कुछ टैक्सेशन की होती है, कुछ प्रोसेसेस होती हैं डिफरेंट टाइप की, कुछ ऐसे फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं। ऐसे जो अलग अलग सुझाव आए हैं उनका बैठ करके विचार करेंगे और निश्चित रूप से उसमें एक वैट का जो एरियर्स का विषय भी आया था, सी फॉर्म की बात आई थी, उससे मसले हल करने, लेकिन कुल मिलाकर इनका बजट से उतना संबंध नहीं है। उनकी फैसिलिटेशन के लिए उनके जो सुझाव आए हैं वो भी मैंने नोट कर लिए हैं और इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री जो है बजट से पहले जो कंसल्टेशन हुए हैं उसमें इंडस्ट्री हमारी कैसे अगले साल में और ज़्यादा बढ़े। हमने एक थोड़ा जो उनके सामने सुझाव रखे हैं, एक तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्री है जिसमें अधिकतर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जा सकें, इसके ऊपर फोकस रखने की बात हमने कही है ताकि उसमें फॉरेन करेंसी ये ज़्यादा आए, जिसमें नेशनल एक हमारी जो नीड है वो पूरी होती है। तो वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के श्रीनगर में लाल चौक पर तिरंगा फहराने को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर तंज कसा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के द्वारा श्रीनगर में तिरंगा झंडा फहराने पर ट्वीट किया है। अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी को श्रीनगर में तिरंगा फहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहिए। विज ने कहा कि ये सब अमित शाह की वजह से ही मुमकिन हो पाया है, जिन्होंने धारा 370 हटाई और राहुल गांधी ने निर्विघ्न श्रीनगर में तिरंगा फहराया। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। तो वहीं पलवल में जिला कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल की अध्यक्षता में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल 16 शिकायतों पर सुनवाई करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। पलवल के लघु सचिवालय स्थित सभागार में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने जिला गृहवंश की बैठक में शिरकत की। इस अवसर पर उनके साथ पलवल के विधायक दीपक मंगला, होडल के विधायक जगदीश नायर, 3 विधायक प्रवीण डागर, पलवल की डीसी नेहा सिंह और पलवल के अतिरिक्त उपायुक्त हितेश मीणा और एसपी राजेश दुग्गल विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं उन्होंने बताया कि अब की बार पटल पर 16 शिकायतें रखी गई और 16 शिकायतों की सुनवाई के दौरान अब की बार वहाँ पर बिजली बोर्ड के जो जेई थे होडल से उनको सस्पेंड किया गया। वहीं ज़्यादातर शिकायतें पुलिस विभाग से जुड़ी रही और उन्होंने पुलिस विभाग को भी दिशा निर्देश जारी किए कि वह अपने काम पर बिल्कुल कोताही ना बरतें और ज़्यादातर शिकायतें उन्हीं के विभाग की हैं और उन पर पूरी तरह से काम किया जाए, जिसको लेकर बनवारी लाल ने कई और विभागों को भी चेतावनी दी कि वह अपने काम पर पूरी तरह से निगरानी रखें और
लोगों के जो काम है उनको समय पर पूरा करने के आदेश थे। जिसको लेकर वहां पर जब पत्रकारों ने बनवारी लाल से ई टेंडरिंग का विरोध पूछा कि जो सरपंच ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ समय बाद ही ई टेंडरिंग की जो पॉलिसी और जो बेनिफिट हैं उनको समझ में आ जाएंगे, तो उनका यह विरोध भी खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं बनवारी लाल ने अब की बार पहली बार जो ग्रीवेंस की बैठक ली तो उसमें एक्शन मोड में दिखाई दिए। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़ पलवल। तो वहीं पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे जगदीश नंबरदार की आत्महत्या के मामले में आरोपी नफे सिंह राठी जांच में शामिल होने के लिए बहादुरगढ़ के सिटी थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस के अधिकारी उनसे पूछताछ नहीं कर रहे हैं। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने बताया कि पिछले 5 दिन से वो रोजाना बहादुरगढ़ के शहर थाने में पहुंच रहे हैं। उन्हें पुलिस ने लिखित में नोटिस जारी कर थाने बुलाया था, जिसके बाद वो थाने भी पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनसे कोई पूछताछ नहीं की। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बताया कि मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी किसी और काम में व्यस्त है, इसीलिए उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए 31 तारीख को बुलाया गया है। हमें पुलिस के समक्ष हाजिर होकर के जो एंटीसिपेटरी बेल हुई की है माननीय अदालत ने, तो हमने शामिल तफ्तीश होना था। तो पीछे भी 2-3 दिन लगातार आए, लेकिन एसएचओ साहब कहीं बाहर व्यस्त थे। तो हमारे को लिखित में कल ऑर्डर मिले थे कि आप 29 तारीख को 1 बजे थाना सिटी को पहुँचे एसएचओ साहब के कमरे में शामिल तफ्तीश होने के लिए। तो फिर हम आए थे। आज एसएचओ साहब ने बताया कि एसआईटी कहीं बिजी है, इसलिए आप परसों 31 तारीख को 2 बजे आओ। बढ़ते हैं आगे। फतेहाबाद की एवरेस्ट विजेता मनीषा पायल के समर्थन में उनका पूरा गांव लघु सचिवालय पहुंचा और फतेहाबाद के डीसी को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र भी सौंपा गया। फतेहाबाद की एवरेस्ट विजेता मनीषा पायल के समर्थन में आज उसका गांव बनावाली उतर आया और ग्रामीण फतेहाबाद के लघु सचिवालय पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा मुख्यमंत्री के नाम फतेहाबाद के डीसी को मांग पत्र दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2019 में मनीषा पायल के द्वारा एवरेस्ट फतेह किया गया था, लेकिन तब से मनीषा पायल लगातार नौकरी के लिए सरकार के चक्कर लगा रही है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। इससे पहले भी मनीषा पायल ने मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र दिया था, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई और आज पूरा गाँव उसके साथ एकत्र होकर लघु सचिवालय पहुंचा है और नौकरी की मांग करता है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर 10 या 12 दिनों में सरकार के द्वारा इसको लेकर कोई सकारात्मक रुख नहीं रहता तो पूरे इलाके की मीटिंग बुलाई जाएगी और फतेहाबाद लघु सचिवालय के बाहर धरना शुरू किया जाएगा, जिसमें इलाके के लोग भी मनीषा पायल के साथ धरने पर सरकार के खिलाफ बैठेंगे। फतेहाबाद सीडीएन न्यूज़ हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। तो वहीं बिजली विभाग में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों ने कौशल विकास निगम में सभी कर्मचारियों को शामिल किए जाने की मांग को लेकर प्रदेश के सभी 22 जिलों में प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में यमुनानगर में भी बिजली निगम के एसई कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर अनुबंधित कर्मचारी संघ के नेताओं ने कहा कि सरकार ने बिजली निगम के काफी संख्या में अनुबंधित कर्मचारियों को कौशल विकास निगम में शामिल किया है, लेकिन अभी भी यमुनानगर थर्मल प्लांट और खेदड़ थर्मल प्लांट सहित अन्य कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें कौशल विकास निगम में शामिल नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने सेवानिवृत्त पर उनके लिए एकमुश्त राशि का प्रावधान करने की भी मांग की है। अनुबंधित कर्मचारी संघ का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो मार्च से पूरे प्रदेश में जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। खेतन में हमारा प्रदर्शन लगातार चल रहा है और यमुनानगर वाले थर्मल में अभी रोज प्रदर्शन करके चीफ साहब को ज्ञापन दिया है। हमारी मुख्य मांगे हैं 58 साल की रोजगार सुरक्षा, मेडिकल फैसिलिटी जो कर्मचारी ईएसआई से बाहर हो चुके हैं उनको, और एक रिटायरमेंट होने पर एक ग्रेजुएटी मिले, और थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लिया जाए। आज का जो ये विरोध प्रदर्शन है, इसमें एक मुख्य मांग यह भी है कि सरकार ने जिस प्रकार अनुबंधित कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लाने का काम किया और ठीक जिस प्रकार अनुबंध के कर्मचारी बिजली बोर्ड में काम करते थे, उसी प्रकार थर्मल दीनबंधु छोटू राम थर्मल प्लांट यमुनानगर में भी अनुबंध पे आधार पे कर्मचारी कार्यरत थे। पर सरकार ने दोहरीकरण की नीति अपनाकर थर्मल के
जो खेदर थर्मल प्लांट है और यमुनानगर थर्मल प्लांट है, इसके जो कर्मचारी अनुबंध के आधार पर काम करते थे उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अभी तक नहीं लिया, जिसकी वजह से आज ये दोनों थर्मल प्लांट्स पर रोष प्रदर्शन किया गया और चीफ को ज्ञापन दिया गया जो मुख्यमंत्री के नाम भेजा जाएगा। और सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द दोनों थर्मल प्लांट्स के कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल किया जाए। तो वहीं महेंद्रगढ़ में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले हुडा पार्क में ट्यूबवेल ऑपरेटर इकट्ठा हुए और प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय में पहुंचे। लघु सचिवालय में पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम का नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि वो अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अक्टूबर 2022 में चंडीगढ़ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें 5 सूत्री मांगों को मान लिया गया था, लेकिन उनमें से सिर्फ एसग्रेशिया पॉलिसी को लागू किया गया है। बाकी की अन्य मांगे आज भी पेंडिंग पड़ी हैं। प्रदर्शनकारी ट्यूबवेल ऑपरेटर्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। खबर फरीदाबाद से, जहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बारिश से एक तरफ जहां अस्थमा के मरीजों को प्रदूषण के कारण हो रही परेशानी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम में आई तब्दीली के कारण मरीजों को परेशानी भी हो सकती है। फरीदाबाद में हो रही बरसात से एक तरफ जहां किसानों को काफ़ी फ़ायदा फसल में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और इसको लेकर किसान खुश भी नज़र आ रहे हैं। चाहे गेहूं की फसल हो या चने की हो या सरसों की हो या सब्जियां हो, उनमें काफ़ी फ़ायदेमंद ये बरसात साबित होगी। और अगर बात करते हैं ज़्यादा बरसात या ओले पड़ते हैं तो उससे कहीं ना कहीं सरसों की फसल में नुकसान होने का अंदेशा किसानों को बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ श्वासों के मरीजों की अगर बात करते हैं तो जो अस्थमा के मरीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं पॉल्यूशन से राहत ज़रूर मिली है, लेकिन बदलते मौसम से उनके लिए भी डॉक्टर बचाव के लिए हिदायत दे रहे हैं कि वो अपना आप को घर में रखकर जो बीमारियों से बचा सकते हैं और सावधानी ज़रूर बरतें ताकि जो बीमारियां हैं उनसे वो आसानी से लड़ सकें और कहीं ना कहीं स्वस्थ हो सकें। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। चरखी दादरी में कोहरे और पाले से सरसों की खराब हुई फसल के मुआवजे के लिए 20 गांवों के किसानों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर किसानों ने कहा कि 2 साल से लगातार उनकी फसल खराब हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि पिछले सीजन में कपास और अब सरसों की फसल खराब हो गई है। किसानों ने प्रशासन से स्पेशल गिरदावरी करवाकर जल्द से जल्द उन्हें मुआवजा दिलवाने की भी मांग की है। दादरी जिला के सारे समस्त किसान भाई जो सरसों की फसल का और सब्जियों में जो इस बाढ़ की वजह से जो नुकसान हुआ है, उसी नुकसान की भरपाई के लिए डीसी मैडम से मिलने आए हैं कि भाई पूरे ज़िले के अंदर इस बाढ़ की वजह से सरसों में 70 से 80% तक का भारी नुकसान हो चुका है और सब्जियां तो बिल्कुल बाढ़ की वजह से ख़त्म हो चुकी हैं। तो इसीलिए आज मिलने आए हैं कि भाई इसकी विशेष गिरदावरी करवा कर किसान भाइयों को जल्द से जल्द तुरंत प्रभाव से उचित मुआवजा दिलवाया जाए। में तो 80-85% नुकसान है और सब्जी तो बिल्कुल 100% ख़त्म हो चुकी है। जैसे हरी मिर्च है, टमाटर है, चप्पल कद्दू है, आलू है, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। प्रशासन को नहीं पता अब कितना नुकसान है। उस दिन पता लगेगा जो ये सब्जी मार्केट में नहीं आएगी, जब सब्जी का भाव होंगे ना आसमान छुएंगे, जब पता लगेगा। और किसान को तो पता लग चुका है, हर एकड़ में 20,000 का तो उसका खर्चा आता है और पैदावार होगी 0। और प्रशासन के प्रति सोचे नहीं रहा, बार बार ज्ञापन दे चुके, पीछे कपास का दिया, बाजरा का दिया, बिल्कुल कोई मुआवजा नहीं मिला है। हाँ भर लेते आगे, इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं।
तो आपको बता दें, किसानों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। खराब फसल के मुआवजे की मांग को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है। किसानों ने कहा कि मुआवजा नहीं मिलने का भी किसानों की तरफ से आरोप लगाया गया। तो वहीं बारिश ने एक बार फिर किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। किसानों का कहना है कि अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो फसलें खराब हो जाएंगी। ज्यादा बारिश होने पर आलू की पक्की फसल, चना, मसूर और गेहूं के लिए नुकसानदायक है। सब्जियां लगाने में भी देरी हो सकती है। फसल जैसे आलू की फसल, जो पक्की फसल है, जो बीज में रखने वाली है, उसको नुकसान होगा। जो चने और मसूरी की फसल है उसको नुकसान होगा। जो गेहूं की फसल है, यदि ज्यादा भारी बरसात हो जाती है और वहाँ पे पानी का ठहराव हो जाता है तो वहाँ भी नुकसान हो सकता है। यदि बारिश छिंटा छांटी और जैसे आज पड़ रही है, इसके लिए फसल के लिए फायदेमंद है। पिछले साल इतनी ज्यादा बरसात हो गई थी, उम्मीद से भी ज्यादा बरसात हो गई थी, जिससे लोगों की गेहूं, आलू और कई तरह की फसलें, प्याज की फसल लग नहीं पाई थी, ये खराब हुई थी। उनके जो बीमा तक कटा हुआ था, उनका जो सर्वे भी हुआ था, उनका भी आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला किसान को। मौसम खराब रहा तो अगर ज्यादा बारिश हुई तो जिम्मेदार घाटे में ही जाएगा कि फसलें नुकसान में चली जाएंगी और पशुओं का चारा भी खराब हो जाएगा। पशु के लिए भी ये बारिश नुकसानदायक है। तो है सर, जो तकड़ी जमीन है वो तो ओट लेगी सर, लेकिन जो अपनी पिछली जो है हल्की जमीन है वो तो खत्म है काम। उसमें से तो कुछ अगर हल्की भी बारिश पड़ गई तब भी काम खत्म है। और सर जैसे अब पिछले साल हुआ था, उनका किसी को किसान को कोई मुआवजा नहीं मिला अब तक। बिल्कुल खत्म हो गई थी फसलें। गेहूं तो बिल्कुल साफ ही हो चुकी थी। ऐसे ही आलू था, आलू का भी किसी ने कोई 10 रुपए, किसी का चाहे गिरदावरी हुई है चाहे नहीं हुई है, तो किसी का कुछ नहीं है। कैथल में कलायत के डीएसपी की फोटो व्हाट्सएप पर लगाकर रुपयों की मांग करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी डीएसपी सज्जन सिंह की प्रोफाइल फोटो लगाकर लोगों से पैसों की मांग कर रहा है। इसकी जानकारी खुद सज्जन सिंह को सोशल मीडिया के जरिए मिली, जिसके बाद उन्होंने लोगों से पैसे न भेजने की अपील भी की है। गन्नौर के प्रधानावास मोहल्ले में देर रात एक युवक की धारदार हथियार, डंडे और बैट से हमला कर हत्या कर दी गई। परिजनों ने हत्या का आरोप युवक के दोस्त के पड़ोस में रहने वाले सिक्योरिटी गार्ड और उनके परिवार पर लगाया है। परिजनों ने बताया कि मृतक के दोस्त के साथ सिक्योरिटी गार्ड के परिवार की रंजिश चल रही थी और इसी रंजिश में सिक्योरिटी गार्ड का बेटा मृतक युवक को पहले धमकी भी दे चुका था। एक दिन पहले सिक्योरिटी गार्ड के घर में पेट्रोल डालकर आग लगाई गई थी, जिसका आरोप सिक्योरिटी गार्ड ने मृतक के दोस्त और दूसरे आरोपियों पर लगाया था, जिसके बाद देर रात युवक की हत्या कर दी गई। हांसी में दिल्ली रोड पर एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार सेना के जवान की मौत हो गई। छुट्टी पर आए हुए एक सैनिक की देर रात को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सैनिक को एक कार ने पीछे से ठोक दिया, जिसमें सैनिक को आसपास के लोगों ने हांसी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना इस सैनिक के परिजनों को दी गई। मृतक सैनिक का नाम संदीप कुमार बताया जा रहा है, जिसकी 2011 में पोस्टिंग हुई थी। वह फिलहाल वो देहरादून के अंदर ड्यूटी कर रहा था। फिलहाल वो अपने घर छुट्टी पर आया हुआ था और देर रात को अपने चाचा से हांसी के लिए मिलने के लिए आया था। मिलने के बाद जब वो वापसी घर की तरफ जीतपुरा जा रहा था, इसी दौरान एक पेट्रोल पंप के पास पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उसे ठोक दिया, जिसमें संदीप की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मृतक संदीप के चाचा के बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि आज राजकीय सम्मान के साथ शहीद संदीप का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव जीतपुरा में किया गया। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए मैं अनुराग सिंह। 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।